वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अ टेस्टिंग वोट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है क्या क्या चॉइसेस इंडिया के पास हैं आने वाले वक्त में रशिया को लेकर के। रशिया का बहुत लंबे वक्त तक साथ निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में रशिया एक एग्रेसर है। रशिया जानबूझ करके एक वॉर को शुरू कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ये आपका क्विज है आज का। कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पे हैं, कुछ ग्रामर पे हैं, कुछ आपको मिलेंगे वोकैब पे, है ना। पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ो, 40-45 मिनट स्पेंड करो और उसके बाद 5 में से 5 मार्क्स को आपको स्कोर करना है। क्लास के लास्ट में क्विज का मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा, इसको एक ट्राई आप अभी भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अ टेस्टिंग वोट। देखिए वोट आप जानते हैं मत, टेस्टिंग मतलब जो आपको टेस्ट करे, जो आपका इम्तिहान ले। कह रहा है इंडिया के सामने जो भी वोट्स अभी पड़ेंगे, इंडिया जिस भी वोट्स में हिस्सा लेगा वो सारे के सारे टेस्टिंग होने वाले हैं, इंडिया का इम्तिहान लेने वाले हैं। अब देखो बात किसकी कर रहा है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया हैड गुड रीजन्स टू एब्सटेन बट माइट हैव टू रीविजिट इट्स स्टैंस इफ द कॉन्फ्लिक्ट वर्सन्स। कह रहा है अभी अभी जो वोटिंग हुई यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया के पास बड़े अच्छे अच्छे रीजन्स थे, बहुत ही ज़्यादा कारण थे इस वोटिंग से एब्सटेन करने के। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ में हिस्सा ना लेना। इंडिया ने ना रशिया के पक्ष में ना रशिया के खिलाफ किसी भी तरीके से वोट नहीं किया, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे रीजन्स थे वोटिंग ना ही करने के। कह रहा है लेकिन बट इंडिया को हो सकता है रिविजिट करना पड़े, फिर से पुनरावलोकन करना पड़े। रिविजिट करना मतलब किसी चीज़ पे फिर से गौर करना, अपने स्टांस को, अपनी पोजीशन को। अच्छा क्यों? अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये वर्सन होता है, ये और ज़्यादा खराब हो जाता है। आई बात समझ में? तो अभी तक तो इंडिया क्या बचा रहा, यूएनएससी की वोटिंग में इंडिया ने बोल दिया कि हम तो वोटिंग करेंगे ही नहीं, हम तो एब्सटेन कर रहे हैं, वोटिंग से परहेज कर रहे हैं, ना रशिया के खिलाफ होंगे ना रशिया के साथ होंगे। लेकिन ऐसा लंबे वक्त तक चल नहीं पाएगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़राब होता गया, जिसमें रशिया की सारी गलती देखने में पड़ती है, जान पड़ती है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ख़राब होने पे इंडिया को अपना स्टांस हो सकता है बदलना पड़े। इंडिया की वर्ब है हैड, इंडिया की दूसरी वर्ब है माइट हैव टू, है ना। एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वर्ब्स ले सकता है अगर बीच में कोई कंजंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे बट नाम की कंजंक्शन आई हुई है। कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है वर्सन्स। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बता रहा है झगड़े को, वर्सन का मतलब होता है ख़राब होना, है ना। चलो, स्टैंस का मतलब होता है पोजीशन, स्टैंड या पोस्चर, किसी चीज़ को लेकर के आपका क्या टेक है ना। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना, ये एक वर्ब है। एब्सटेन नाम की वर्ब से एब्सटेंशन नाम का नाउन बनता है, इसका मतलब होता है परहेज। ये तो वर्ब है एब्सटेन, परहेज करना, और परहेज नाम का जो नाउन है वो होता है एब्सटेंशन, नाउन फॉर्म में इसी वर्ड से। चलिए अब आगे बढ़े। मैं आप सभी को यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज शो करूँगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा कंडीशनल यूज़ किया गया है? फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, किस टाइप का कंडीशनल यहाँ पे यूज़ हुआ है? सब लोग कोशिश करना, कंडीशनल कई बार कर चुके हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, डालो कमेंट्स में। अच्छा, इस वर्सन नाम के वर्ड पे थोड़ी सी नज़र डालना। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके लास्ट में ई एन आता है और लोगों को देख के लगता है कि सर ये सेकेंड या थर्ड फॉर्म होंगे। जैसे डीप का बनता है डीपन, डीप मतलब गहरा, डीपन मतलब गहराए जाना। डार्क मतलब डार्क, डार्कन मतलब और ज़्यादा डार्क करना किसी चीज़ को। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथ, स्मूदन मतलब स्मूथ बनाना किसी चीज़ को। वैसे ही वर्स मतलब ख़राब, वर्सन मतलब और ख़राब करना किसी चीज़ को। तो ये जो सारे एडजेक्टिव से बनने वाली वर्ब्स हैं, डीपन, डार्कन, वीकन, स्मूथन, वर्सन, स्ट्रेंथन, ये सारी की सारी वर्ब्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। अगर इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनानी है तो इनके आगे ईडी आपको लगाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो वर्सन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कुछ लोगों को लगता है ये सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी, ऐसा नहीं है। वर्सनड ये है सेकंड फॉर्म, है ना। इसको डिटीरियोरेट, एग्रावेट या एक्सेस्परेट भी बोलते हैं। चलिए एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को। आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की पूरी वोकैब देख लें ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के
34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे वर्ड्स इसी में मिलेंगे आपको, नए और पुराने। मैं रोज़ इसको अपडेट करता हूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, इसी ग्रुप को आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज के वर्ड्स हमारे पास स्टैंस, एक्सेसरबिलिट, डेबिलिटेट, ये 3 पुराने वर्ड्स हैं और 2-3 नए वर्ड्स हैं जैसे फॉरगोन, एम्बिवेलेंस और सेंश्योर। सबको एक एक करके पकड़ेंगे। स्टैंस आप जानते हैं, आपकी पोजीशन, आपका स्टैंड, किसी मामले पे आपकी मुद्रा, आपका पोस्चर। एक सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज़ योर स्टैंस ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़। पर्यावरण रिलेटेड मुद्दों पे, इश्यूज़ पे, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ पे आपका क्या स्टैंस है, क्या पोजीशन है, क्या लगता है आपको, है ना। तो स्टैंस, पोजीशन, पोस्चर आज आप इस आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है एक्सेसरबिलिट। एक्सेसरबेट का मतलब होता है चीज़ों को ख़राब बनाना, मेक मैटर्स वर्स। इसको वर्सन, एग्रावेट, एक्सेसपेरेट भी बोलते हैं। कंजम्पशंस ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़। मीठा खाना, कंज्यूम करना स्वीट्स को, आपकी डायबिटीज़ को और ख़राब बना सकता है। तो एक्सेसरबेट, इसका जो वर्सन नाम का जो सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर एक वर्ड है डेबिलिटेट, ये आगे आएगा। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमज़ोर या अपाइज बनाना, है ना। अपाइज या कमज़ोर एक ही बात है, कमज़ोर बना रहे हो ना तो अपाइज की तरह उसको आप बना रहे हो। प्रोलॉन्ग स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबे वक्त तक चलने वाली स्ट्राइक्स ने, हड़तालों ने पूरी इंडस्ट्री को डेबिलिटेट कर दिया है, कमज़ोर बना दिया है। वीकन, पैरालाइज, क्रिपल, अंडरमाइन, ये सब इसके सिनोनिम है। आज आप इसका क्रिपल वाला जो सिनोनिम है इसको आर्टिकल में देखेंगे, किसी को अपाइज बनाना। फिर एक वर्ड है फॉरगोन, ये आज एक नया वर्ड है, एक एडजेक्टिव होता है। फॉरगोन मतलब ऐसी चीज़ जो पहले से डिटर्मिन्ड है, जिसके बारे में सबको पता है ये होगा ही होगा। आ रही बात समझ में। जैसे रशिया और यूक्रेन की फाइट है, जो वॉर है, इसमें देख के मालूम चल रहा है कि रशिया लास्ट में अल्टीमेटली जीतेगा अगर यूक्रेन को किसी और कंट्री का सपोर्ट ना मिले तो ये एक प्री डिटर्मिन्ड यानी कि फॉरगोन आउटकम है। इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे, मोस्ट वोटर्स थिंक दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस वॉज अ फॉरगोन कंक्लूजन। ज़्यादातर वोटर्स को ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो पहले से ही डिटरमाइंड कंक्लूजन था, सबको पता था इस इलेक्शन में कौन जीतेगा। फॉरगोन मतलब पहले से डिटरमिन्ड होना। ये फॉरगोन कंक्लूजन नाम का एक फ्रेज होता है, इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है फॉरगोन वर्ड के साथ स्पेशली। इसी पूरे फ्रेज को आप आज आर्टिकल में देखेंगे, फॉरगोन कंक्लूजन। प्रीडिस्टाइंड, सर्टेन्ड और इनएविटेबल भी इसको आप बोल सकते हैं। चलिए, एक और वर्ड है हमारे पास एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस और एम्बिग्यूटी एक ही बात होती है। आपके मिक्स्ड इमोशंस किसी चीज़ को लेके कहलाती हैं एम्बिवेलेंस। इक्विवोकलनेस, वेगनेस, आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी बात पे, तो वो कहलाएगी आपकी एम्बिवेलेंस। द वर्ल्ड इज़ एंक्शियस ओवर द यूएसएस एम्बिवेलेंस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ताइवान। पूरी दुनिया परेशान है अमेरिका की एम्बिवेलेंस पे, अमेरिका के मिक्स्ड इमोशंस पे, ताइवान की सिक्योरिटी को लेके। तो एम्बिवेलेंस में क्या होता है, आप चीज़ें कहते तो हैं लेकिन आप अपनी चीज़ों से फिर जाते हैं, है ना, मिक्स्ड सी बातें करते हैं। कभी तो अमेरिका कहता है ताइवान को सपोर्ट करेंगे और कभी कहता है ताइवान के साथ कभी भी वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये एम्बिवेलेंस है ना। चलो, इसके सारे सिनोनिम है एम्बिवेलेंस को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, बहुत ज़्यादा किसी को रिब्यूक या कंडेम करना, डिप्लोर करना, डिनाउंस करना। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंश्योर सिंस द स्कैम केम टू लाइट। मिनिस्टर जो है सब्जेक्ट टू है, अधीन है बहुत ही ज़्यादा निंदा के, कड़ी क्रिटिसिज्म के, जब से स्कैम केम टू लाइट हुआ, जब से ये स्कैम सबकी नज़रों में आया। आ रही बात समझ में। सेंश्योर, क्रिटिसाइज करना स्ट्रांगली। चलिए, ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। नाउन और वर्ब दोनों होता है सेंश्योर। चलिए, एक समरी लेंगे आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ हमें पता लगे। देखो, रशिया यूक्रेन विवाद में, लड़ाई में हमें मालूम है रशिया गलत है, रशिया एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन रशिया के खिलाफ जब भी वोटिंग होती है, इंडिया अपने पुरानी दोस्ती के नाते उस वोटिंग से एब्सटेन हो जाता है। रशिया के ना खिलाफ वोट करता है ना रशिया के साथ।
अब ये खिलाफ या साथ वोट ना करना एक तरीके से रशिया के साथ दोस्ती निभाने जैसा ही है। रशिया के गलत होने के बावजूद उसके खिलाफ हम वोट नहीं कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि पुरानी दोस्ती का जो रीज़न था वो अभी के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर रशिया अपनी नाजायजी को कायम रखे, अपनी पावर को मिसयूज़ करता रहे यूक्रेन के सामने, तो इंडिया के पास आने वाले टाइम में बहुत ही टेस्टिंग वोट होगा। इंडिया की अग्नि परीक्षा आने वाले टाइम में होने वाली है, क्योंकि अगर इंडिया ने इसी तरीके से रशिया का साथ जमाए रखा, दुनिया में देखने में ये लगेगा कि इंडिया एक बुली को सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसे आदमी को जो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। आ रही है बात समझ में? तो इंडिया के सामने जो धर्म संकट है, जो डिलेमा है, उस बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। आज की टोन है वरीड और एंशियस, बहुत वरीड है, एंशियस है। आने वाले टाइम में इंडिया कैसे इस पूरी सिचुएशन से डील करेगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। करेक्ट थॉटेज एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल in their resolution to condemn Russian aggression on Ukraine, the US and European allies now plan to ensure a censure of Moscow's action at the UNGA, the United Nations General Assembly, where they already have the support of more than 80 countries. सबसे पहले बता रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कर क्या रहे हैं रशिया के खिलाफ। कह रहे थ्वाटेड हो करके, थ्वाटेड मतलब रुक जाना। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको रोक लिया गया ना, तो आपको थ्वाट कर दिया गया, आपको हिंडर या प्रिवेंट कर दिया गया। कह रहे मंसूबों में नाकामयाब हो करके, थ्वाट हो करके। और कहाँ पे भाई? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नाम की ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सुरक्षा महासभा में। और किस में? अपने उस रेजोल्यूशन में, अपने उस संकल्प में। और किसका? जो था कंडेम करने का, जो था सेंश्योर करने का, कड़ी निंदा करने का। और किसकी? रशिया के एग्रेशन की यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन पे रशिया जो कर रहा है, उस मामले में रशिया को बुरे तरीके से क्रिटिसाइज करने वाले रेजोल्यूशन को लेकर के यूएनएससी में अपने मंसूबों पे पानी फिरवाने के बाद, थ्वाट होने के बाद हुआ क्या? अमेरिका, द यूएस और यूरोपियन जो अलाइज हैं, जो इसके यूरोप के दोस्त हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूके, कह रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो पक्का करें, इंश्योर करें एक कड़ी निंदा के प्रस्ताव को, संशोर को। और किसके? मॉस्को के एक्शंस के, रशिया की हरकतों के। और कहाँ पे? यूएनजीए के अंदर। तो यूएनएससी में तो इनके मंसूबों पे पानी फिर गया, कड़ी निंदा ये कर नहीं पाए, रशिया ने वीटो कर दिया। लेकिन यूएनजीए जहाँ पे कोई वीटो नहीं होती है, इनका ये प्लान है कि वहाँ पे अपने मंसूबों को कामयाब करेंगे। अब ये यूएनजीए क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन लोगों के पास ऑलरेडी सपोर्ट है 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ का। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे काम नहीं कर पाए यूएनएससी में, लेकिन यूएनजीए में इस काम को ये पूरा करेंगे। सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। अलाइज की वर्ब है प्लान, अलाइज है ना, रशियन, यूएस एंड यूरोपियन अलाइज, इनकी वर्ब है प्लान। इन अलाइज के लिए पूरा पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। थॉटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वो अलाइज हैं जो कि हिंडर्ड हैं, प्रिवेंटेड हैं, जिनके मंसूबों पे पानी फिर गया था। रिजोल्यूशन मतलब एक प्रस्ताव बोल सकते हो आप रेजोल्यूशन को। कंडेम, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, डिप्लोर, किसी की कड़ी निंदा करना। ये सेंश्योर और कंडेम एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। दे की वर्ब है हैव, दे आया है यूएस और यूरोपियन एलाइज के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लान टू इंश्योर जो लिखा गया है, इंश्योर करना मतलब पक्का करना, प्लान टू इंश्योर मतलब प्लानिंग करना इस चीज़ को पक्का करने की। तो आप देख रहे हो ना प्लान टू इंश्योर, इसको प्लान ऑन इंश्योरिंग भी लिखा जा सकता था। मैं आपको दो स्ट्रक्चर्स बताता हूँ इंग्लिश में जो बार बार इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। प्लान टू डू समथिंग और प्लान ऑन डूइंग समथिंग, एम टू डू समथिंग और एम एट डूइंग समथिंग। ऑन मत करना, एम एट होता है। जैसे एक सेंटेंस है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बैन ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज। गवर्नमेंट प्लान करती है कि बैन करेगी ट्रेड को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। अब जब आप ये टू बैन देख रहे हो ना, प्लान्स टू बैन, कहीं कहीं आप ऐसा लिखा हुआ देखोगे प्लान्स ऑन बैनिंग। समझ रहे हो? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही हैं। कभी किसी राइटर को लगता है ऑन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ कर लूँ, किसी को लगता है टू इन्फिनिटिव को यूज़ कर लूँ। वैसे ही द न्यू लॉ एम्स टू बैन ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज। नया लॉ एम करता है कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड को बैन करेगा। तो एम्स टू बैन की जगह एम्स एट बैनिंग भी लिख सकते हो। चलिए बढ़े आगे। ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन में लाती है, मेरे को पता है, लेकिन आप इनको शुरू में सीख लो। जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले ही होंगी, बड़ी आसान जर्नी हो जाएगी आपकी इंग्लिश में। कह रहे द रशियन वीटो ऑफ रेजोल्यूशन 8979 वॉज अ प्री डिटर्मिन्ड आउटकम। एज अ परमानेंट यूएनएससी मेंबर, रशिया
has voted UNSC resolutions earlier that were critical of its decisions to send troops in Georgia 2008, Crimea 14 and could hardly have done otherwise. अब ये बता रहा है कि रशिया की क्या पोजीशन है। भाई अमेरिका तो यहाँ पे इनके मंसूबों पे पानी फिर गया यूएनएससी में, ये फिरा कैसे, रशिया के हुआ क्या यहाँ पे। कह रहा है रशिया का जो वीटो है, वीटो का मतलब नेगेटिव वोट, आप जानते होंगे इसके बारे में। कह रहा है रशिया का जो वीटो है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कह रहा है और किसका, इस रेजोल्यूशन 8979 का, है ना, इस प्रस्ताव का जिसका नंबर था 8979। कह रहा है ये एक प्री डिटर्मिन्ड आउटकम था, इसके वीटो के बारे में सबको पता था कि रशिया इसको वीटो करेगा, ये प्री डिटर्मिन्ड था, फोरगोन था, प्री डिस्टाइंड था, सबको पहले से पता था। अब ये आउटकम क्या था, यहाँ पे आपको कॉलम लगा के बता रहा है। कह रहा है एज अ परमानेंट यूएनएससी मेंबर रशिया हैज़ वोटेड यूएनएससी रेजोल्यूशंस अर्लियर। तो कह रहा है एक परमानेंट यूएनएससी के मेंबर के तौर पे, 5 मेंबर्स है ना परमानेंट, रशिया, यूएस, फ्रांस, यूके और चाइना, तो इन 5 में से एक परमानेंट मेंबर होने की वजह से रशिया वीटो कर चुका है यूएनएससी के रेजोल्यूशंस को पहले भी। और कौन से रेजोल्यूशन, जो क्रिटिकल थे, जो निंदा करने वाले थे इसके उन फैसलों की, डिसीजंस की, जो था भेजने का, सेंड करने का अपनी फौजों को, और कहाँ पे, जॉर्जिया में 2008 में और क्राइमिया में 2014 में। आ रही बात समझ में। तो सबको पहले से पता था कि 2008 जो 14 में हुआ है, रशिया इस बार 2022 में भी वही वीटो का इस्तेमाल करेगा अपने ही एक्शंस के खिलाफ। और कह रहा है रशिया जो है ना, एंड कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज, रशिया बहुत ही मुश्किल ही कोई बात है कि इसके अलावा कुछ और करता। कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज, है ना, कुड हैव डन मतलब कुछ और कर सकता था, हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल बात है, ना के बराबर। तो जो पहले करता है सबको पता था इस बार भी वही करेगा, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है इधर उधर होने की। सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, रशियन वीटो की वर्ब है वॉज, रशिया की वर्ब है हैज़ वीटोड, दैट की वर्ब है वर। दैट आया रेजोल्यूशंस के लिए, उन प्रस्तावों के लिए जिसको रशिया ने वीटो किया है। आउटकम मतलब कॉन्सिक्वेंस, नतीजा, प्री डिटर्मिन्ड, फॉरगोन, प्री डिस्टाइंड, है ना, ये सब के सब एक दूसरे के सिनोनिम है। इन सब का मतलब होता है पहले से जो चीज़ फिक्स्ड हो, जो इनएविटेबल हो, जिसके बारे में पता ही हो, होना ही होना है। जैसे डेथ इज़ इनएविटेबल या डेथ इज़ फॉरगॉन, सबको पता है सबकी मौत तो एक दिन होनी ही होनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट वाज परहैप्स मोर डिसअपॉइंटिंग फॉर द वेस्टर्न कोलिशन वाज दैट इट वाज अनेबल टू मूव इंडिया फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट पोजीशन ऑफ एब्सटेंशन। कह रहे जो चीज़ वाज थी परहैप्स, शायद, और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वेस्टर्न कोलिशन के लिए, पश्चिमी देशों के गठबंधन के लिए। इनको पता था रशिया तो वीटो मारेगा ही मारेगा, तो इसके बारे में तो कोई डिसअपॉइंटमेंट इनको ज़्यादा है नहीं, है ना, पहले से पता था इनको। जो इनके लिए ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है पूरे कोलिशन के लिए वॉज वो थी दैट, वो ये कि ये पूरा कोलिशन जो है अनेबल रहा मूव करने में, हिलाने में, शिफ्ट करवाने में इंडिया को इसकी लगातार बनी हुई पोजीशन से, जो है एब्सटेंशन की, इस तरह की वोटिंग से परहेज की। इंडिया ने 20 सालों से जब भी रशिया के खिलाफ कुछ भी हुआ है तो हमेशा उस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि पता है इंडिया को रशिया तो गलत होता है, उसका साथ तो दे नहीं सकते, लेकिन उसके खिलाफ भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि दोस्त है अपना। तो इंडिया क्या है, अपनी पोजीशन हमेशा कायम रखता है कि हम रशिया की जो बात होगी ना, जहाँ रशिया की गलती होगी वहाँ पर हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे ही नहीं। तो ये चीज़ ज़्यादा इन लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग थी कि इंडिया को इस बार भी पोजीशन से मूव नहीं कर पाए। वट की वर्ब है वॉज, ये वर्ड से बनने वाला पूरा जो फ्रेज है, क्लोज है, इसकी वर्ब है वॉज। जो चीज़ ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी वो थी वॉज। ये आ रही बात समझ में। जब भी वर्ड से बनने वाला, हाउ से बनने वाला, व्हेन से बनने वाला, वेयर से बनने वाला कोई क्लोज अपनी वर्ब लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी। याद रखें, क्लोज की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए वॉज लिखा गया है। इट की वर्ब है वॉज। चलिए, कंसिस्टेंट मतलब लगातार बना हुआ, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, रेगुलर। एब्सटेंशन मतलब परहेज। कह रहे चाइना शिफ्टेड फ्रॉम इट्स सपोर्ट फॉर रशिया इन द प्रीवियस वॉट टू एब्सटेंशन after the US and Albania, the two pen holders of the resolution agreed to drop the reference to Chapter 7, the authorization of the use of force against Russian troops. अब बात कर रहे हैं चाइना की। इंडिया तो ठीक है अपनी पोजीशन से नहीं हिला, लेकिन चाइना हिल गया इस बार। कह रहा है चाइना जो है ना, वो शिफ्ट कर गया, हिल गया अपने सपोर्ट की पोजीशन से रशिया के लिए, जो आई थी प्रीवियस वोट में, और कहाँ पे आ गया, एब्सटेंशन की तरफ। चाइना तो खुलेआम सपोर्ट ही करता था हमेशा रशिया को। जब भी रशिया ने जॉर्जिया पे, क्राइमिया पे हमला किया, चाइना बोलता था कि ठीक किया है। लेकिन इस बार अमेरिका के प्रेशर में आकर के चाइना जो है अपनी पोजीशन से हिल गया और वोटिंग से परहेज कर गया।
कह रहा और कब हुआ ये काम, जब यूएस और अल्बानिया जो कि पेन होल्डर्स थे, पेन होल्डर मतलब जिनके हाथ में पेन है, जो एक्चुअल में ड्राफ्ट करेंगे, लिखने वाले हैं, और किसको, इस पूरे प्रस्ताव को। कह रहे जब इन दोनों ने अग्री कर दिया कि वो ड्रॉप करेंगे एक रेफरेंस को, एक इशारे को चैप्टर 7 की तरफ पूरे प्रस्ताव के अंदर। और चैप्टर 7 क्या है, ऑथोराइजेशन है यूज़ का फोर्स को रशियन ट्रूप्स के खिलाफ। तो 7 नंबर चैप्टर को भी डालने वाले थे इस पूरे प्रस्ताव में कि हम रशिया के खिलाफ नाटो की ट्रूप्स भेजेंगे, है ना। तो चाइना क्या बोला, जब यूएस और अल्बानिया ने ये 7 नंबर चैप्टर को निकाल दिया ना पूरे प्रस्ताव में से, तब चाइना शिफ्ट होकर के रशिया के सपोर्ट से एब्सटेंशन की पोजीशन में आ गया। आ रही बात समझ में। चाइना की वर्ब शिफ्टेड, यूएस अल्बानिया की वर्ब अग्रीड। पेन होल्डर्स जो पेन को होल्ड करते हैं, जो किसी चीज़ को लिखते हैं, ओरिजिनल ड्राफ्टर होते हैं। रेफरेंस का मतलब होता है इशारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द कोलिशन अगेंस्ट रशिया इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट द यूएन बट नॉट सेटिंग मच स्टोर ऑन द ग्लोबल बॉडीज इफेक्टिवनेस। कह रहे जो कोलिशन है, जो गठबंधन है रशिया के खिलाफ, वो मेक कर रहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट को, सियासी स्टेटमेंट को, और कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो जो भी गठबंधन हो रहा है रशिया के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वो एक अपने आप में एक दिखाई देने वाली चीज़ है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट को मेक करने वाली चीज़ है। कह रहा है लेकिन ये बहुत जो है सेट मच स्टोर नहीं कर रहा है। सेट मच स्टोर का 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग है किसी चीज़ में फेथ को बनाए रखना और किसी चीज़ को रिगार्ड करना हाईली। ये मैं आपको भी डिटेल में बता दूंगा। कह रहे लेकिन ये बिल्कुल भी फेथ को बनाए नहीं रख रहा है, ये कोलिशन विश्वास को नहीं बनाए रख रहा है, भरोसे को, यकीन को, इस ग्लोबल बॉडी की इफेक्टिवनेस में, यूनाइटेड नेशंस की जो है इफेक्टिवनेस में, असर कितनी असरदार है यूनाइटेड नेशंस। तो कोलिशन तो हो रहा है लेकिन कोई असर निकल करके नहीं आ रहा। भले ही कितना भी कोलिशन रशिया के खिलाफ करो, रशिया के पास वीटो पावर रहती है, वो अपने खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव को वीटो करके बाहर कर देता है। तो कोई इफेक्टिवली कोई ये स्टेप ले नहीं पा रहे हैं कितना भी कोलिशन करने के बाद। कोलिशन की वर्ब है इज मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरी वर्ब है सेटिंग मच स्टोर, नॉट सेटिंग मच स्टोर। अच्छा, ये सेट मच स्टोर होता क्या है, इस ईडियम को ध्यान से समझना। मैंने आपको 2 मीनिंग बताए। किसी चीज़ में भरोसा जताना, यकीन जताना कहलाता है सेट मच स्टोर, और किसी चीज़ को हाईली रिगार्ड करना, किसी चीज़ को बड़ी तवज्जो देना भी कहलाता है सेट मच स्टोर। इस सेट मच स्टोर को ले मच स्टोर और पुट मच स्टोर भी बोलते हैं। पुट, सेट, ले, मच स्टोर, बाय समथिंग, ये ऐसे ही चलती है, चाहे तीनों में से कोई भी वर्ब आप यहाँ पे यूज़ कर डालो। जैसे द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैज़ अपील्ड इट्स सिटीजन्स टू सेट ग्रेट स्टोर बाय कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, मिस्टर जेलेंस्की ने अपील किया अपने नागरिकों को कि वो भरोसा जताएं अपनी कंट्री की सुरक्षा बलों में, डिफेंस फोर्सेस में, है ना, उनमें भरोसा रखें, यकीन रखें। वैसे ही शी सेट्स मच स्टोर बाय हर मनी एंड ब्यूटी, वो बहुत हाईली रिगार्ड करती है, बड़ा भरोसा है उसको अपने पैसे में और अपनी ब्यूटी में, है ना। तो किसी चीज़ को हाईली रिगार्ड करना भी सेट मच स्टोर बाय होता है, और किसी चीज़ में भरोसा जताना भी सेट मच स्टोर बाय होता है। अब ध्यान रखें ये बाय से ही चलती है ईडियम, आप इसको चेक कर लेना नेट पे आराम से किसी अच्छी डिक्शनरी में, लेकिन आज हमारे एडिटोरियल साहब ने इसको ऑन से लगाया है। अब बड़े आदमी थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं ग्रामर को, ठीक है ना, लेकिन टेक्निकली ये ईडियम कैसे चलती है, सेट मच स्टोर बाय समथिंग। चलिए आगे बढ़े। ये मच की जगह पे ग्रेट भी आ जाता है, सेट की जगह पे पुट और ले भी आ जाता है, ईडियम का कोई भी फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। आगे करें, इंस्टेड द यूएस एंड द EU हैव अडॉप्टेड यूनिलेटरल सैंक्शंस व्हिच दे होप will cripple Russian President Vladimir Putin's ability to sustain a longer assault on Ukraine and also excise the Russian economy from the international SWIFT transaction system। अब देखो इनके हिसाब से कुछ हो तो पाया नहीं, है ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर दी लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो इसके बजाय इन्होंने किया क्या, कह रहे इसके बजाय इंस्टेड अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, अपना लिया है एक तरफा सैंक्शंस को, यूनिलेटरल सैंक्शंस को। इन्होंने खुद की तरफ से सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए रशिया पे, जो कि ये होप करते हैं क्रिपल कर देंगे, अपाइज बना देंगे, कमज़ोर बना देंगे रशिया की एबिलिटी को, पुतिन की ताकत को। और किस चीज़ की ताकत, सस्टेन करने की, बनाए रखने की, एक लंबे देर तक चलने वाले असोल्ट को, हमले को यूक्रेन के ऊपर। और साथ ही साथ इन लोगों ने एक्साइज भी कर दिया, कट ऑफ भी कर दिया रशियन इकॉनमी को इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम से। तो इन्होंने यही किया, यूएनएससी में कुछ नहीं किया ना, तो अपने हिसाब से सैंक्शन लगा दिए, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया, और इस तरीके से क्रिपल कर रहे हैं पुतिन को कि वो अपनी जो है वॉर को लंबे वक्त तक चला ही ना सके, कमज़ोर होकर के वॉर को बंद कर दे। यूएस और EU की वर्ब है हैव अडॉप्टेड, विच की वर्ब है विल क्रिपल, विच आया सैंक्शंस के लिए,
दे की वर्ब है होप, दे आया यूएस और ईयू के लिए। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। अच्छा, यूएस और ईयू की दूसरी वर्ब है हैव अडॉप्टेड के बाद हैव एक्साइज। एक्साइज का मतलब होता है किसी को कट ऑफ कर देना, रिमूव कर देना। एक्साइज ड्यूटी भी लगा करती थी हमारी कंट्री में, अभी भी लगती है कुछ जो है इंपॉर्टेड आइटम्स पे। उनमें क्या करते हैं हम, किसी भी जो आइटम है उसके प्राइस में से थोड़ा सा हिस्सा कट ऑफ करके सरकार के टैक्स के खजाने में डलवा देते हैं। एक्साइज टैक्स उसी को कहते हैं जिसमें किसी आइटम का प्राइस जो है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा कट ऑफ हो जाए, है ना। एक्साइज ड्यूटी मतलब एक्साइज करना, काट देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा। यूनिलेटरल, बाईलेटरल, मल्टीलेटरल, ये वर्ड आपने सुने हैं। एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा। मल्टीलेटरल मतलब कई तरफा। चलिए, कह रहा है इन एडिशन द यूएस, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैव अनाउंस्ड वेपन सप्लाईज फॉर यूक्रेनियन फोर्सेस। इसी के साथ में अमेरिका, जर्मनी और दूसरी कंट्रीज़ ने अनाउंस किया है वेपन की सप्लाईज को यूक्रेन की फोर्सेस के लिए। सभी कंट्रीज़ की वर्ब है हैव अनाउंस्ड। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी आपको बाहर से, आज थोड़े से गलत होटल में आ गया लगता है मुझे, यहाँ पे शोर बहुत है ना। चलो कल चेंज कर लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज। कह रहा है हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एयर पावर assistance and foreign troops, it is unlikely that Ukraine will be able to change the balance of power in equation with Russia easily. कह रहा फिर भी however किसी भी एब्सेंस में, ना मौजूदगी में, और किसकी, डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस की, डायरेक्ट एयरफोर्स की मदद की, और फॉरेन ट्रूप्स की, विदेशी लड़ाकों की। कह रहा है इन दोनों की ना मौजूदगी में, एब्सेंस में होगा क्या, ये बड़ा ही अनलाइकली है, बड़ा ही असंभावित है, बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि यूक्रेन जो है एबल होगा चेंज करने में, यूक्रेन सक्षम होगा बदलने में बैलेंस ऑफ पावर को, ताकत के संतुलन को, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में जो है रशिया के साथ बड़ा आसानी से। तो आप कितना भी वेपन दे लो उनको, है ना, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दो अमेरिका को, लेकिन जब तक अपने फौजी नहीं भेजोगे ना और एयरफोर्स के विमान नहीं भेजोगे यूक्रेन की मदद में, यूक्रेन के लिए रशिया के सामने पलड़े को भारी करना बड़ा ही मुश्किल होगा, बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होगा। आ रही बात समझ में? यूक्रेन विल नॉट बी एबल टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर ईजिली। सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है? इट की वर्ब है इज, यूक्रेन की वर्ब है विल बी एबल टू। बैलेंस ऑफ पावर मतलब शक्ति का संतुलन, असिस्टेंस मतलब मदद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं विल बी एबल टू पे। कूल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है इसको। देखो विल बी एबल टू को कैन और कुड से भी बताया जा सकता है। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। बाय इन्वेस्टिंग टुडे यू कैन रिटायर एट द एज ऑफ 40। आज इन्वेस्ट करके आप रिटायर हो सकते हैं 40 की एज में। अगर इन्वेस्टमेंट ठीक से करते हो तो 60 तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 40 की एज में आप रिटायर हो जाओ, आपके पास खूब पैसा होगा, आराम से दुनिया घूमो, है ना, काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस में हमने क्या किया है, कैन को यूज़ किया है फ्यूचर के लिए। हमें ध्यान क्या देना है, अगर आप फ्यूचर की एबिलिटी की बात कर रहे हो, आप रिटायर हो सकते हो 40 की एज में, आप में एबिलिटी आ जाएगी। कब? 40 की एज में। अगर फ्यूचर की एबिलिटी की बात कर रहे हो तो कैन कभी भी विल बी एबल टू को रिप्लेस नहीं करेगा। वैसे तो कैन, कुड और विल बी एबल टू एक ही बात होती है, विल बी एबल टू या वॉज एबल टू, लेकिन फ्यूचर में कभी भी कैन नहीं आता। इस केस में आपको विल बी एबल टू ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कैन लगाने की बजाय लिखोगे विल बी एबल टू। आ रही है बात समझ में? प्रेजेंट में कैन और विल बी एबल टू दोनों, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ विल बी एबल टू। अब सेकंड सेंटेंस देखो, व्हेन द बोट सैंक वी कुड स्विम टू द शोर। जब बोट डूबी हम जो है शोर तक, समंदर के किनारे तक स्विम कर सके, तैर पाए, है ना। हमें तैरना आता था, तुम तैर गए, बोट डूब गई, हम तैर के वापस समंदर के किनारे आ गए। देखो यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, हम स्विम कर सके क्योंकि हमें स्विमिंग आती थी। तो याद क्या रखना है, पास्ट की एबिलिटी जब भी आप बता रहे हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में कुड नहीं आएगा, नेगेटिव में कुड आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो यहाँ पे यूँ होता व्हेन द बोट सैंक वी कुड नॉट स्विम, है ना, तब यहाँ पे कुड नॉट स्विम सही होता। अब यहाँ पे वी वर नॉट एबल टू स्विम, वी वर नॉट एबल टू स्विम ऐसा भी लिख सकते हो, और वी कुड नॉट एबल टू स्विम मतलब वी कुड नॉट स्विम ऐसा भी लिख सकते हो। पास्ट में कुड और वर एबल टू दोनों आ जाता है, वॉज एबल टू दोनों आ जाता है, लेकिन बात अगर नेगेटिव सेंटेंस की हो, पॉजिटिव सेंटेंस में कुड को नहीं लगा सकते, इसकी जगह पे आप यहाँ पे सिर्फ वर एबल टू ही लगाओगे। ऐसा होता क्यों है? अगर आप यहाँ पे कुड लगा रहे हो ना पॉजिटिव सेंटेंस में, इसका मतलब ये है हम किनारे तक तैर सकते थे, शायद हम तैरे नहीं। समझ रहे हो बात को? गलत सेंटेंस हो जाएगा। हम तैर तो सकते थे लेकिन तैरे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हम तैर सकते थे और तैरे भी,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुड की जगह पे वॉज एबल टू यानी वर एबल टू ऐसा आपको लगाना पड़ेगा। इससे ये पता लग रहा है हम तैर भी सकते थे और तैर के दिखाया भी। आगे बात समझ में, फ्यूचर में सिर्फ विल बी एबल टू और पास्ट में कुड और वर, वॉज या वर दोनों एबल टू आ सकता है, लेकिन कुड को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करें, पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट के अंदर यूज़ ना करें। और अगर प्रेजेंट में यूज़ करना है तब तो कैन और बी एबल टू दोनों ही आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है अपने बेसिक वाली क्लास में। कह रहा है इंडिया एब्सटेंशन फ्रॉम द यूएनएससी रेजोल्यूशन 2 वॉज परहैप्स अ फोरगोन कंक्लूजन। कह रहा है इंडिया का जो एब्सटेंशन था, जो परहेज था यूएनएससी के रेजोल्यूशन से भी शायद ये एक फोरगोन कंक्लूजन था, प्री डिटर्मिन्ड प्री डेस्टाइन्ड कंक्लूजन था। फोरगोन कंक्लूजन मैंने आपको बताया ना, ऐसा कंक्लूजन जो आपको पहले से ही पता हो। तो ये सबको पहले से ही पता था इंडिया परहेज ही करेगा, किसी को भी इस बात में शक नहीं था। एब्सटेंशन की वर्ब है वॉज, फोरगोन मतलब पहले से बना हुआ, प्री डिस्टाइंड या प्री डिटर्मिन्ड। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदीज डिसीजन to take a call from Mr. Putin before the vote indicated that India would not take any stand against Russia। मोदी साहब का जो डिसीजन था एक कॉल को रिसीव करने का पुतिन साहब से, और कब, इस वोटिंग से पहले, बिफोर द वोट, इस डिसीजन ने इंडिकेट कर दिया कि इंडिया नहीं लेगा किसी भी स्टैंड को रशिया के खिलाफ। बिल्कुल वोटिंग से पहले पुतिन ने इनको फ़ोन किया होगा, उसमें बोला होगा कि ध्यान रखना हमारा। मोदी साहब ने इस फ़ोन को उठाया। ये डिसीजन ही अपने आप में ये कहता है कि ये रशिया के खिलाफ कोई भी टफ स्टैंड नहीं लेने वाले। डिसीजन की वर्ब है इंडिकेटेड, इंडिया की वर्ब है वुड नॉट टेक। कह रहा अपार्ट फ्रॉम द रशिया इंडियाज डिफेंस, इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड P5 allies व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग इंट्रूसिव रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर। कह रहा है इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, साथ ही साथ, और क्या, इंडिया रशिया के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, हमारी सुरक्षा और रणनीतिक हिस्सेदारी के, भागीदारी के। कह रहे इसी के साथ साथ हुआ क्या, रशिया इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड परमानेंट 5 अलाई है, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 दोस्तों में से सबसे ज़्यादा भरोसेमंद दोस्त है। और कब, जब बात होती है व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक करने की, रोक देने की, ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को जो इंट्रूसिव हो, जो इंडिया के अंदर नाक घुसाए कश्मीर के मामले पे। तो कश्मीर के मामले पे रशिया हमेशा इंडिया का साथ देता है। ये हमारा सबसे भरोसेमंद परमानेंट 5 मेंबर्स में से एक मेंबर है। फ्रांस भी है, यूके भी है, यूएस भी है, चाइना भी है, लेकिन वो साथ नहीं देते। तो रशिया साथ देता है, तो इंडिया का भी साथ देना रशिया को बनता था। आ रही है बात समझ में। रशिया की वर्ब है इज। अच्छा, इंट्रूसिव मतलब जो इंट्रूजन करे, जो इंटरफेरेंस करे, ऐसे रेजोल्यूशंस जो पाकिस्तान की तरफ से खड़े किए जाते हैं कश्मीर के नाम पे, भारत की इंटरनल पॉलिसी में इंक्लूड करने वाले, है ना। आर्टिकल 370 क्यों हटा दिया, वही हमारा था तो हमारा कश्मीर, हमारा आर्टिकल अपने हिसाब से हमने देख लिया, है ना। तो ऐसे इंट्रूसिव जो रेजोल्यूशन है, इनको इंडिया हमेशा रशिया के हाथों यूएनएससी में गिरवा देता है। सेंटेंस समझ में आ गया। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, व्हेन इट कम्स टू, इसके बाद आ रही है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये क्यों आ रही है और कैसे आ रही है आपको समझना है ना। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे वो फ्रेजेज हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, रिस्ट्रिक्ट टू, लिंक टू, की टू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, बहुत बार कर चुके हैं। इन फ्रेजेस के बाद में अगर टू के बाद में लिखोगे या तो नाउन लिखोगे और या लिखोगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये फ्रेज आपको देखने हैं, बार बार आपको यही फ्रेज अपने एग्जाम में मिलेंगे। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, इन्फिनेटिव का पार्ट नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू के बाद में ब्लॉकिंग आना जायज़ था, लाजमी था, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू ऐसा ही एक फ्रेज है। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आफ्टर द वोट एंड रादर देन ऑफरिंग सपोर्ट रिक्वेस्टेड असिस्टेंस फॉर द सेफ एग्जिट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। कह रहा है इसका बिल्कुल उल्टा, इन कॉन्ट्रास्ट मोदी साहब ने एक्सेप्ट किया कॉल को यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर जेलेंस्की से, और कब, वोटिंग के बाद। तो इनका कॉल जो आया होगा पहले, लेकिन वोटिंग के बाद ही एक्सेप्ट किया मोदी जी ने, है ना। और कब, और कह रहे बजाय रादर देन ऑफर करने के अपने सपोर्ट को यूक्रेन के लिए, मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, सेफ एग्जिट की है जो महफूज होकर के निकलने की है इंडियन स्टूडेंट्स की यूक्रेन से बाहर। तो इस तरह से दोनों के स्टांस में फ़र्क रहा, दोनों के प्रति, यूक्रेन और रशिया को लेकर के। मोदी साहब की वर्ब है एक्सेप्टेड और मोदी की दूसरी वर्ब है रिक्वेस्टेड, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रादर देन आप जानते हैं, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करें। इसके लिए एक और फ्रेज हमारे पास, इंस्टेड ऑफ।
इंस्टेड ऑफ का मतलब भी बजाय, रादर देन का मतलब भी बजाय, लेकिन रादर देन के बाद बेस फॉर्म को प्रीफर किया जाता है, इंस्टेड ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। तो अगर आपको आईएनजी फॉर्म लगानी ही है ना, तो रादर देन की जगह प्रीफर करें इंस्टेड ऑफ को। मीनिंग तो दोनों का एक ही है ना। चलो, वैसे गलत नहीं होती रादर देन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन प्रीफर की जाती है वर्ब की बेस फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल इंडियाज हेजिटेशन टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशिया इज अंडरस्टूड, न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसीडर whether its aspirations to be a leading power can be achieved without having a clear position on a conflict that threatens global security. Even as the Modi government focuses solely on the well-being of Indians amidst the peril faced by others. अब बता रहे हैं इस पूरे मामले में दिक्कत क्या है, जो इंडिया जो रशिया का साथ दे रहा है बार बार, इससे इंडिया को परेशानी क्या होने वाली है। कह रहे जहाँ इंडिया की जो हेजिटेशन है, जो झिझक है, वो किस चीज़ को, एक स्टैंड को लेने की रशिया के खिलाफ। कह रहे ये झिझक ईजिली अंडरस्टूड है, ये सब समझते हैं। रशिया पुराना दोस्त है, गलतियां तो कर रहा है, उल्टे काम तो कर रहा है, लेकिन पुरानी दोस्ती है इंडिया से, तो इंडिया की हेजिटेशन है रशिया के खिलाफ ना खड़ा होने की। कह रहे इसको सब समझते हैं जहाँ, वहीं पे नई दिल्ली को अब कंसीडर करना पड़ेगा, इस चीज़ को भी तवज्जो देनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा हाँ या ना, वेदर इसकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो इच्छाएँ हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, है ना, एम्बिशंस हैं, और क्या बनने के एक लीडिंग पावर, बनने के एक सुपर पावर। कह रहे वो अचीव किए जा सकते हैं, कैन बी अचीव्ड पैसिव वॉइस में, और कैसे, बिना रखे किसी क्लियर पोजीशन को, साफ सी पोजीशन को, स्टांस को, इस पूरे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पे जो कि थ्रेटन करता है, जो कि चुनौती देता है दुनिया भर की सिक्योरिटी को, ग्लोबल सिक्योरिटी को, है ना। तो इंडिया को देखना पड़ेगा, क्या आप सुपर पावर बन पाओगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे रशिया का साथ दे करके, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे असमंजस में रशिया के खिलाफ ना जा करके, क्या आप एक लीडिंग पावर बन सकते हो, है ना। कह रहा है वो तब की इवन एज जबकि मोदी साहब जो हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो फोकस करती है महज ऑन और किस पे, वेल बींग पे, भलाई पे, उन इंडियंस की, और किसके बीच, बीचों बीच उस डेंजर के, उस पेरिल के जो फेस किया जा रहा है अदर्स के द्वारा। तो यूक्रेन में 3-4 करोड़ लोग हैं जिनकी जान अभी जो है, मतलब जान जो है हथेली पे लेके घूम रहे हैं वो रशियन टैंक्स के सामने। लेकिन मोदी गवर्नमेंट को भी फिक्र किसकी है, इंडियंस की सबसे ज़्यादा, जो होनी भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं की फिक्र है। बाकी इस पूरे मुद्दे पे मोदी गवर्नमेंट रशिया के खिलाफ बोलने से बच रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है आपका पोजीशन कितने लंबे वक्त तक टिक पाएगा लीडिंग पावर के तौर पे एशिया के अंदर। हेजिटेशन की वर्ब इज अंडरस्टूड, न्यू दिल्ली की वर्ब है मस्ट कंसीडर। अच्छा, एस्पिरेशंस की वर्ब है, एस्पिरेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है कैन बी अचीव्ड पैसिव वॉइस में। कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, इसकी वर्ब है थ्रेटन्स, कॉन्फ्लिक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। गवर्नमेंट की वर्ब है फोकस, है ना, फोकसेस। फोकस और कंसंट्रेट का होता है किसी चीज़ का इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे पूरा ध्यान देना। फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, ऐसा ही चलेगा। इनके बाद में एट प्रेपोजिशन कभी भी यूज़ ना करें, है ना। आप बोल रहे हो ना मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, तो आई एम फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़, ना कि एट माई स्टडीज़। पेरिल मतलब डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, रिस्क, हैजर्ड, है ना, पेरिल। चलिए आगे बढ़े। एस्पिरेशन वर्ड को देख लेना, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं कहलाती हैं, आपकी एस्पिरेशंस। कह रहा दिस विल बी स्पेशली ट्रू इफ द रशियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन इज प्रोलॉन्ग्ड एंड द गवर्नमेंट्स एम्बिवलेंस इज रेड एज एक्टिव सपोर्ट फॉर aggressive transgressions by a more powerful neighbor over a weaker one, something India has protested in its own neighborhood। कह रहा है ये खास करके तब सच हो जाएगा, ये सारी की सारी बात है ना, स्पेशली ट्रू होगी अगर रशिया का मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में लंबा खिंच जाता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, जो कि दिख भी रहा है यूक्रेन में बढ़ता हुआ, है ना। यूक्रेन के लोग जो हैं खुद जाबाजी से अपनी खुद की मदद कर रहे हैं बिना किसी की मदद के। तो कह रहा है ये खास करके तब सच हो जाएगा अगर रशियन ऑपरेशन यूक्रेन में लंबा खिंच गया और गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट का जो असमंजस है, जो इक्विवेलेंस है, जो समझ गए ना, एम्बिवेलेंस है, जो साफ ना होने की क्वालिटी है, कह रहा है उसको पढ़ा गया, रीड किया गया एक्टिव सपोर्ट के तौर पे रशिया की बुलिंग को लेकर के, रशिया के एग्रेसिवनेस को लेकर, ट्रांसग्रेशन को लेकर के, है ना। और ट्रांसग्रेशन किसका, एक ज़्यादा पावरफुल नेबर का, एक ज़्यादा मजबूत पड़ोसी का, और किसके ऊपर, एक कमज़ोर पड़ोसी के ऊपर। कह रहा है जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसको इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है अपने खुद के नेबरहुड में, अपने खुद के पड़ोस में। इंडिया भी चाइना को यही कहता है, आप हमसे पावरफुल हो सकते हैं लेकिन आप हमें बुली नहीं कर सकते हो, हम अपनी जगह सही हैं, आप अपने घर में हो, हमारे घर में आप घुसोगे नहीं, ट्रांसग्रेशन नहीं करोगे। तो इंडिया खुद तो चाइना को प्रोटेस्ट करता है इस पूरी बुलिंग के मामले पे, लेकिन अगर रशिया के साथ में होगा तो दुनिया यही देखेगी
इंडिया घर में कुछ और करता है और बाहर जाकर के इंटरनेशनल स्टेज पे बुलीज का सपोर्ट करता है, रशिया जैसे बुलीज का। आगे बात समझ में। दिस की वर्ब विल बी, रशियन ऑपरेशन की वर्ब इज प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा खींचना। एम्बिवेलेंस मतलब मिक्स्ड इमोशंस, इक्विवोकेशन, इनडिसीजन, हेजिटेशन, किसी चीज़ पे आपका क्लियर स्टैंस ना होना। इसकी वर्ब है इज रेड पैसिव वॉइस में। इंडिया की वर्ब है हैज़ प्रोटेस्टेड, है ना। नेबरहुड मतलब पड़ोस। ट्रांसग्रेशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ट्रांस मतलब पार, एग्रेशन आप जानते हैं गुस्सा। जब आप एग्रेसिव होकर के किसी की बाउंड्री में घुस जाते हो ना, उसको कहते हैं ट्रांसग्रेशन। अपने टैंक लेकर के किसी के अंदर घुस गए तो आप ट्रांसग्रेशन कर रहे हो, एग्रेशन भी दिखा रहे हो और उसकी बाउंड्री के पार भी चले गए हो। वॉयलेंट और इन्वेसिव एग्रेशन कहलाता है ट्रांसग्रेशन, है ना, किसी पे हमला। चलिए, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, है ना, और बहुत सिंपल भी लगा मुझे। क्विज़ पे आते हैं। क्विज़ भी बहुत सिंपल सा मैंने बनाया। आज मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को रखा है तो वो करने में मज़ा आएगा आपको। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे है। थोड़ा सा मैं इनको बड़ा कर देता हूँ साइज़ में ताकि आप सब लोग इसको अटैम्प्ट कर सकें। पूरा आर्टिकल पढ़ा है तो बड़ा ईजी होगा आपके लिए, ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इंडिया हैज़ ए टफ चॉइस इन सपोर्टिंग रशिया इन फोर्सिबल फ्यूचर। अगर पैसेज को पढ़ा जाए तो ये बताओ कि इंडिया के पास क्यों टफ चॉइस है रशिया को सपोर्ट करने में। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इंडिया को सपोर्ट करने में बहुत परेशानी होने वाली है आने वाले वक्त में रशिया को। अब मैं ये करवाऊंगा नहीं आपको, ऑलरेडी आप कर चुके हो आर्टिकल में। सिंपल से मैंने यहाँ रखे हैं ऑल्टरनेटिव्स। आप इनमें से सही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना और मैच कर लेना, ठीक है। यूक्रेन इंडिया को आइसोलेट कर देगा या रशिया इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। कौन सी ऐसी कहानी है, घटना है जिसकी वजह से इंडिया को परेशानी होने वाली है। तो आंसर मैच कर लेना, चारों में से कौन सा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इवेंट रियलिटी में अकर हुआ था। कौन सी ऐसी घटना है चारों में से जो वास्तव में हुई थी, और कोई भी नहीं हुई थी तो चौथा आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो पहला है कि मोदी साहब ने पुतिन की कॉल ली मीटिंग के बाद, फिर मोदी साहब ने पुतिन की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की कॉल ली मीटिंग से पहले, वोटिंग से पहले, और तीसरा इंडिया ने एब्सटेन किया अपने वोट से जो रशिया के ऊपर था यूएनजीए के अंदर। देखो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। समझ में आया। मोदी साहब ने पुतिन की कॉल तो ली लेकिन आफ्टर नहीं, बिफोर द यूएनएससी वोटिंग। तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड गलत है। आ रही बात समझ में। और मोदी साहब ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो कॉल ली वो ली थी आफ्टर द मीटिंग, ना कि बिफोर द मीटिंग। तो ये दोनों मैंने उल्टे कर दिए, तो दोनों घटनाएं रियलिटी में नहीं हुई। आ रही बात समझ में। तीसरी घटना क्या है, इंडिया ने अब्सटेन किया अपनी वोटिंग से, लेकिन वोटिंग में अब्सटेन किया यूएनएससी की, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया यूएनजीए। तो यूएनजीए की वोटिंग से अब्सटेन नहीं किया। इनफैक्ट यूएनजीए की वोटिंग तो आज होनी है या रात में हो चुकी है ना। तो यूएनजीए की वोटिंग की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, यूएनएससी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो डी है ना, डी, नन ऑफ द अबव, ये आपका ऑप्शन बनेगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा है हमने, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर करना है। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस। ये इडियम आप देख चुके हो, सेट मच स्टोर बाय समवन। इसका आंसर आप निकाल ही लोगे, कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना। और इसमें मिलेंगी आपको 2 एरर्स लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एरर्स का मैं आपको दे देता हूँ हिंट ताकि आप ढूंढ पाओ। पहले तो देख लेना कंसंट्रेट वर्ब को कैसे यूज़ करना है, और दूसरा आपको चेक करना है इसको चेक करना है क्या कैन को सही तरीके से यूज़ किया गया। हिंट मैंने आपको दे दी है, अब आप निकाल लोगे मेरे ख्याल से। कमेंट सेक्शन से अपडेट कर रहा हूँ हिंट्स के साथ में करेक्ट आंसर्स को। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से मुझे बताएं। अच्छा, सेशन को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। आपके लाइक्स और शेयर से यूट्यूब एल्गोरिथम इन वीडियोस को प्रमोट करती है दूसरे स्टूडेंट्स तक, है ना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।